नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इफ़हाम के इस खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। बजट और हम, यानी 2023 का बजट और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। इस पर यह तीसरा एपिसोड है। इससे पहले हमने 2 एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किए हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इस तीसरे एपिसोड को अगर आप देख रहे हैं और आपने 2 एपिसोड इसके प्रीवियस पहले वाले देख चुके हैं, तो बेहतर है, वरना आप एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देख लें, उसके बाद एपिसोड 3 देख लें। एपिसोड 3 थोड़ा-सा अहम है, इसलिए अहम है कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, वो हमारा ही पैसा होता है और हमें इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमारा पैसा, हमारी रकम, हमारा पे किया गया टैक्स हुकूमत कैसे इस्तेमाल कर रही है। हमारा उस पर हक है और हुकूमत को एक आम शहरी सजेस्ट कर सकता है कि बजट का इस्तेमाल कैसे करे। ये बड़ी सितमज़रीफ़ी है कि डेमोक्रेसी में, बिलख़ुसूस हमारी डेमोक्रेसी में, हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ वोट डालना हमारा हक है। नहीं, वोट तो बहुत ही बुनियादी बात है। वोट के अलावा डेमोक्रेसी में बहुत सारे काम हैं जो शहरियों को करने होते हैं, जिसमें से एक अहम काम ये है जिसे आज हम इस एपिसोड में बयान कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही खुसूसी मेहमान जो बजट पर महारत रखते हैं, तज्ज़िया निगार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर जावेद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इफ़हाम के आज बजट पर जो तीसरा एपिसोड है, उसमें हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं और हमारे आज जो मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर जावेद आलम, जो सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इसके सीनियर रिसर्चर भी हैं। इनका भी हम इस एपिसोड में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और हम अ, आज के एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे, पिछले 2 एपिसोड में ब्रीफली मैं अगर उसको रिवाइज़ करूँ, तो एक तो बजट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका पूरा प्रोसेस है, कौन एक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इनको हमने समझने की कोशिश की है डॉक्टर जावेद साहब से। और दूसरे एपिसोड में हम 2 इम्पोर्टेंट सोशल सेक्टर्स पर डिस्कस किया, समझने की कोशिश की उसका प्रोसेस और उसके जो टारगेट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, इस पर ख़ासा हमने चर्चा किया है। वो 2 ये हैं कि एक तो एजुकेशन बजट है, दूसरा माइनॉरिटी बजट है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, चूँकि ये बात हम समझे हैं कि बीइंग ए सिटिज़न ऑफ इंडिया हमको इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह से किसी न किसी हैसियत से हमको इसमें पार्टिसिपेट करना है, बजट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना है। क्या वाक़ई में सिटिज़न्स के लिए पॉसिबल है? क्या एनजीओज़ के लिए और बाकी जितने स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, क्या इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जावेद साहब, हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कोशिश करना चाहते हैं कि अ बजट में कौन-कौन एक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं? उसको आपने पहले एपिसोड में भी बताया है, तो हम चाहते हैं कि नाज़रीन के सामने एक बार वो रिफ्रेश हो जाए कि कौन-कौन एक्टर्स शामिल हैं। जी। शुक्रिया साहिब। जैसा भी हमने पिछले जो हमारे एपिसोड थे उसमें हमने जानने की कोशिश किया कि मतलब बजट क्या है और माइनॉरिटी बजट क्या है, एजुकेशन बजट क्या है। लेकिन जो बजट एडवोकेसी या जो बजट में हम एक तरह से शमूलियत वाली बात करें और हमको क्या ज़रूरत है, मतलब अपनी जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसे हम बजट में उसको जोड़ सकें, तो उसको लेकर के अगर हम लोग बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है या जो स्टेट का बजट है या जो पंचायत का बजट है, वहाँ पे हमारे लिए स्कोप होता है, वहाँ पे हम वो अपने इंटरवेंशन से या मदाखलत कर सकते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि एक तो ये कि मतलब स्टेक होल्डर्स या जो उसमें मेन एक्टर्स हैं उसकी अगर हम लोग बात करें, तो गवर्नमेंट के यहाँ एक तरह से इस्टेब्लिश्ड एक नॉर्म चला आ रहा है और हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो हमारा बजट है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब उसमें और बहुत ही एक तरह से क्या कहते हैं क्लोज़ डोर है, ये सच्चाई है। लेकिन
उसके साथ साथ ये भी है कि गवर्नमेंट बजट को पार्टिसिपेटरी बनाने की कोशिश करती है। अब वो हम उस पे सवाल उठा सकते हैं कि वो जो पार्टिसिपेशन है वो कितना इफेक्टिव है, कितना कारआमद है, वो एक अलग चीज़ है। अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैंने शुरू में ही ज़िक्र किया था कि पूरा जो बजट का फॉर्मेशन और मतलब प्रेजेंटेशन तक जो है वो एक प्रोसेस जो अपनाया जाता है, उसमें अगर हम लोग देखें तो मिनिस्ट्रीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही जो है पैसे का डिमांड करती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ गवर्नमेंट इस प्रोसेस में कंसल्टेशन करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने लाइन डिपार्टमेंट के अलावा जो तमाम सूबे हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी बुलाती है बजट कंसल्टेशन के लिए कि उनके स्टेट को क्या चाहिए ओवरऑल। उसके अलावा फिर जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं माशियात के फील्ड में, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे वो राब्ता करती है। उसके साथ-साथ जो उनके नज़रों में फार्मर्स ग्रुप हैं, जो किसानों के तंजीमें हैं, तो उनके साथ भी वो राब्ता करती हैं। उसके अलावा फिर ट्रेड यूनियंस हैं, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, वो अलग-अलग पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ काम करते हैं ट्रेड यूनियन। तो एम्प्लॉइज़ की तंजीमों के साथ भी वो बातचीत करते हैं। उसके अलावा फिर जो अ, हमारे ट्रेड ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, बिजनेस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, फिक्की है या एसोचैम है, इनके साथ भी वो राब्ता करते हैं। लेकिन आवाम के साथ राब्ते का बहुत ज़्यादा कोई ये कह सकते हैं कि स्कोप या विंडो नहीं रहा है। लेकिन पिछले 6-7 सालों में हुकूमत ने सोशल सेक्टर नाम से कुछ जो चुनिंदा एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बुलाया है। तो वो मतलब उनको स्टेक होल्डर तो नहीं अगर मान सकते हैं, जो मतलब 6-7 साल पहले की बात है, लेकिन वो भी अब कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसमें इन्होंने अपने कंसल्टेशन में इन सारे जो मतलब तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, जो कि अलग-अलग इश्यूज़ पे काम कर रही हैं, बच्चों के राइट्स पे, औरतों के राइट्स पे, दलितों के राइट्स पे, या जो एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे इश्यूज़ पे, उनसे वो कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, अपने कुछ जो भी पॉलिसी सजेशंस है उसको लेके आइए और आप आइए और हमारे यहाँ 4-5 मिनट प्रेज़ेंट करिए। तो ये चीज़ें 6-7 सालों में देखने में आई हैं। हुकूमत ने ये भी किया है कि बजट प्रेजेंटेशन से 1 महीना पहले कोई एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी दे दिया कि उस पे जो है सिटीजन्स भी अपने सजेशन भेज सकते हैं। लेकिन उसका क्रिटिसिज्म ये है, उसकी तनकीद ये है कि सरकार ने एक्शन टेकन कभी नहीं दिया, कि उन्होंने सजेशन तो लिया बट एक्शन टेकन अभी तक नहीं बताया उन्होंने कि हमने आपसे सजेशन लिया लेकिन हमने उस पर किया क्या। तो एक बड़ी चीज़ ये देखने में आई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर आप बात करें तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ईमेल आईडीज क्रिएट करती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर एनजीओज इफेक्टिव हैं उन स्टेट्स में, तो वो गवर्नमेंट के साथ जाके मिलते हैं और अपना प्रपोजल देते हैं। तो ये है कि हमें मतलब खुद इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है कि अगर हम बजट के फार्मूलेशन में, बजट मेकिंग में शामिल होना चाहते हैं, तो हमारी तैयारी कितनी है, बीइंग ए सिविल सोसाइटी, बीइंग ए सिटीजन, कितनी तैयारी हमारी है। हम उसमें प्री बजट कंसल्टेशन करें, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स और एनजीओज को उसमें शामिल करें। तो एक चीज़ ये है। दूसरा ये कि ये तो बजट फार्मूलेशन है, लेकिन उसके अलावा और भी बजट्स मतलब के जो मराहिल हैं या जो बजट साइकिल है, उसमें बजट का इनेक्टमेंट का प्रोसेस है। बजट प्रेजेंट हो जाता है, उसके बाद उसको पास किया जाता है। तो पास करने के बाद ही बजट को नफाज किया जाएगा, उस पर अमल में लाया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इनेक्टमेंट का प्रोसेस जो है वो बेसिकली लेजिस्लेचर्स का काम है। वो तो बनाने में एग्जीक्यूटिव काफ़ी अहम रोल अदा करती है, पास करने में लेजिस्लेचर का काफ़ी अहम रोल है। तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसमें जो है पास होने के बाद मतलब पास होने के बीच में जो है उसकी स्क्रूटनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ के जरिए करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की पार्लियामेंटेरियन की स्टैंडिंग कमेटी है, वो उसको रिव्यू करते हैं, उस पर गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं। उसमें भी हम इंटरवीन कर सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि हम फार्मूलेशन में बहुत कारआमद रोल अदा नहीं कर पाए, तो कम से कम जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके सामने जा करके
अपने प्रपोजल्स, अपने सजेशंस दें, और वो स्टैंडिंग कमेटी जब बजट स्क्रूटनाइज करे तो वो वहां पे जो भी मिनिस्ट्रीज है उनको सजेशन दें। तो वो एमपीज चूंकि हमारे नुमाइंदे भी हैं, तो वो स्टैंडिंग कमेटी में हमारा काफी रोल है। उसके अलावा फिर एक सेकंड, ये स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन है, ये कहाँ से हम लोग को डिटेल्स? ये अगर हम लोग जाएं और लोकसभा वेबसाइट पे जाएं और राज्यसभा वेबसाइट पे जाएं, तो लोकसभा और राज्यसभा में हमारी स्टैंडिंग कमेटीज जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन एक एज ए सब्जेक्ट जो है उसका जो मतलब डोमेन है वो राज्यसभा के पास है। उसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर शामिल हैं। तो आप अगर लोकसभा के वेबसाइट पे गए, आपने वहां पे देखा तो कमेटीज दिखेगी आपको एक मतलब आइकन पे, और कमेटीज पे आप वो करेंगे तो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी दिखेगी। उसमें फिर जो सब्जेक्ट्स है रूरल डेवलपमेंट, लेबर या और भी दूसरे जो मतलब डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो, तो वहां पे जाकर के आप जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट दिखेगी कि स्टैंडिंग कमेटी में कौन लोग हैं। पिछले 10, 12, 15 साल की आप रिपोर्ट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। तो राज्यसभा और लोकसभा, एजुकेशन के लिए तो आपको राज्यसभा पे जाना पड़ेगा, राज्यसभा की जो है उस पर स्टैंडिंग कमेटी का जो लिंक है उस पर जाना पड़ेगा, और वहां से आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट निकालेंगे एजुकेशन की, तो उसमें आपको मेंबर्स के नाम नजर आएंगे। और माइनॉरिटीज का सोशल जस्टिस है, माइनॉरिटीज का सोशल जस्टिस है वो लोकसभा के डोमेन में आता है। तो उसके लिए लोकसभा के में स्टैंडिंग कमेटी पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ठीक है जी। तो इसमें मतलब ग्राउंड से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक मतलब सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशंस कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, इसमें जैसे मैंने किस महीने में? हाँ जी, जैसे अगर आप देखें कि किसी को एजुकेशन में इंटरवेंशन करना है, तो अब स्कीम हमारे पास है, तो स्कीमों के एनुअल वर्क प्लान बजट बनते हैं। जैसे एजुकेशन में आप मिड डे मील है और समग्र शिक्षा अभियान है, तो मतलब अगर जो ग्रासरूट लेवल की जो प्लानिंग होती है स्कीमों में, अगर हम उसको देखें तो स्कीम लेवल प्लानिंग होती है, और स्कूल लेवल जैसे अगर एजुकेशन की बात करें तो स्कूल लेवल प्लानिंग होती है। तो एनुअल वर्क प्लानिंग बजट मिड डे मील का या समग्र शिक्षा अभियान का वहां से शुरू होता है। तो ये इस बात की जरूरत है कि जैसे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC, उसमें सिटीजन्स अगर पार्टिसिपेट करें, हाँ पेरेंट टीचर्स के उसमें, और वो डिमांड रखें क्लासरूम की कमी है या जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है मान लिया मेंटेनेंस के लिए, वाइट वॉश के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए वो कम है, तो इस तरह की जो बुनियादी चीजें हैं वो पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। तो विंडोज हमारे पास हैं, बट लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ जाया जाए, कैसे जाया जाए। और स्टेट लेवल पे भी इंगेज किया जा सकता है, स्टेट लेवल की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, तो उनके साथ स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनकी प्लानिंग के तहत हम प्रपोजल दे सकते हैं। बट इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। अगर स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो जाहिर सी बात है कि अगर उनके पास मतलब स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम है, अगर उनको मोबिलाइज किया जाए, उनको यूनियनाइज किया जाए, तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को लेकर के वो अपनी डिमांड को रख सकते हैं। लेकिन इसमें जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें, उनका बहुत अहम रोल है। इंडिविजुअल्स को उतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। तो पहली जो बजट एडवोकेसी के लिए पहली चीज़ जो है वो ये है कि लोगों को हम कैसे सेंसिटाइज करें, लोगों को कैसे हम एजुकेट करें, और उससे पहले हमें खुद उसके लिए रिसर्च, उसके लिए हमें खुद स्टडीज की जरूरत है, हमें खुद एनालिसिस की जरूरत है, उसका हमें तजिया करना पड़ेगा सारी चीजों का कि गैप्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑब्वियसली कि अगर हम कंक्रीट प्रपोजल नहीं देंगे तो मिनिस्ट्री या जो डिपार्टमेंट से हमारी बात नहीं मानेंगे वो। तो उसके लिए हमें खुद पहले प्रिपेयर होना है, अवेयर होना है, सेंसिटाइज होना है, और हमें राउंड द ईयर स्टडीज करने की जरूरत है। और चूंकि जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि बजट का जो फेज है वो फॉर्मुलेशन का भी है, इनेक्टमेंट का भी है, देन फिर बजट इम्प्लीमेंटेशन का है। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसमें या इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऑडिट का प्रोसेस है। तो ये सारे जो फेजेस है ना, इसमें अलग अलग लेवल की स्ट्रेटेजी और अलग अलग लेवल की नॉलेज और इंसाइट्स रिक्वायरमेंट है, जिसको जिसमें हमें काम करने की जरूरत है।
ऐसे कोई सक्सेसफुल केसेस हैं जो ग्रुप्स हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्होंने बहुत ही इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो जी। और जिनका इम्पैक्ट रहा है बजटिंग में? जैसे देखिए, मैं मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल को लेके बात करूँगा। जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। हुँ, तो उस वो मतलब स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है दलित कम्युनिटी के हायर एजुकेशन के लिए। हुँ, उसमें नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स या उससे उसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, इन सब ने मिलके इस पे काम किया है। और इस ये स्कॉलरशिप जो है स्कीम काफ़ी एक तरह से क्राइसिस में रही है हुँ, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग को लेके, कवरेज को लेके, इम्प्लीमेंटेशन को लेके। तो इस पे जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी की है और उसमें देखने में ये आया है कि जो फंडिंग मैकेनिज्म है उसमें बदलाव आया। जो स्कॉलरशिप का जो कोटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुँ, का जो मतलब बेनिफिट्स लेने वाले हैं उनका दायरा बढ़ा, कुछ गाइडलाइंस में चेंज आए। तो इस तरह की चीज़ें मतलब हुई हैं कि जो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलकर एडवोकेसी किया और उसमें बेहतरी आई। इसी तरह से एमएसडीपी को लेके जैसे मैं आपसे बात करूं तो एमएसडीपी में काफ़ी प्रॉब्लम्स था पहले, जब पहला फेज था 11 फाइबर प्लान का 2007-8 से लेकर के 2011-12 के बीच में। उसमें सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इन सब ने कोशिश किया कि जो प्लानिंग हो रही है एमएसडीपी में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है और उससे क्या हो रहा है कि उससे जो बेनिफिट्स का डाइवर्जन हो रहा है। तो डिज़ाइन प्रॉब्लम है मतलब एक तरह से स्कीम का, और उसको कम से कम कुछ नहीं तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग होनी चाहिए उसकी। तो उससे क्या होगा कि जहाँ माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड ब्लॉक्स हैं वहीं बेनिफिट जाएगा। हुँ, पहले क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर 2-3 माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड है और 3-4 मेजॉरिटी कंसंट्रेटेड है हुँ, तो वो बेनिफिट्स वहाँ चला जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। हुँ, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग से नीचे आएंगे ब्लॉक लेवल प्लानिंग, तो उन्हीं ब्लॉक को चूज किया जाएगा जहाँ पे माइनॉरिटी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ये देखने में आया कि वो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को माना और उन्होंने ब्लॉक लेवल प्लानिंग शुरू की हुँ, और उससे क्या हुआ कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग करने से माइनॉरिटी से कवरेज भी बढ़ा। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग करने से पॉपुलेशन का कवरेज कम था, हुँ, तो यूनिट्स बढ़े, उसी हिसाब से फंडिंग भी थोड़ी बढ़ी, मतलब उतनी नहीं बढ़ी जितना यूनिट्स हमने बढ़ाया। हुँ, लेकिन इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हमें देखने को मिली हैं कि वो सिविल सोसाइटी एफर्ट से हुआ है। हुँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, हुँ, जैसे कि मतलब बजट को लेके पीपल्स बजट इनिशिएटिव एक कलेक्टिव काम कर रहा है, बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जो राउंड द ईयर काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ और नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ वो चीज़ें उतनी इफेक्टिवली नहीं हो रही, जो हुँ, कि दूसरे और कंट्रीज में देखने को मिला है कि मैक्सिको में या साउथ अफ्रीका में या तंजानिया में जो एक्सपीरियंस दिखता है उस हिसाब से वहाँ पे सिविल सोसाइटी ने बजट अकाउंटेबिलिटी को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया है और इवन यूएस में भी। बट इंडिया में बजट अकाउंटेबिलिटी को लेके क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन सर्विस डिलीवरी में इन्वॉल्व है, हुँ, उनका फोकस पॉलिसी लेवल पे नहीं है, पॉलिसी इंगेजमेंट को लेके नहीं है और वो ये समझते हैं कि ये दरअसल इकोनॉमिक्स का काम है, ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ के लोग आए हैं उनका काम है, इसलिए इस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं। तो वो कैपेसिटी उनके अंदर नहीं है, उनको ये लगता है कि ये डिफ़िकल्ट इसलिए भी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट को रीच करना मुश्किल है, इसलिए कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेटअप में पहुँचना ऑर्गेनाइजेशन का भी मुश्किल है। वो एक्सेस नहीं है, हुँ, वो स्कोप नहीं है, तो वो भी डिफ़िकल्टी वो फ़ील करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और मतलब वही है कि ये थोड़ा टफ एरिया है। इसमें आपको नॉलेज क्रिएशन करना पड़ेगा, सर्विस डिलीवरी करना आसान है, हुँ, बट इसमें आपको नॉलेज बिल्डअप करना, नॉलेज पॉलिटिक्स करना पड़ेगा और उसके लिए गवर्नमेंट कई बार एनवाइड भी होती है, उसका एडवर्स इम्पैक्ट भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस उसका टारगेट बन जाती हैं कि वो गवर्नमेंट को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रही है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन चूँकि कॉज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस कॉज़ को लेकर के काम करने की ज़रूरत है। जी। तो ये थे डॉक्टर जावेद साहब और इनसे 3 एपिसोड में बात करने से ये बात मुझे ये समझ में आई है, इवन आप भी समझे होंगे कि बजटिंग जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का या जो इकोनॉमिस्ट का ही एक मोनोपोली है, बल्कि मैं और आप भी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जिन 3 एपिसोड में ये बात समझे होंगे कि ये बहुत आसान है इन कॉन्सेप्ट्स को समझना और क्यों बहुत ज़रूरी है, ये भी हमने इसको समझा। और फिर जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो कामयाब हमारे सामने जो केसेस हैं, उनको देखने से हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये बहुत ही एक मुश्किल काम भी नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कि एक जनरल अवेयरनेस हो। और आपसे गुज़ारिश भी है व्यूअर से कि ये जो वीडियोज़ हैं बजटिंग पर, जितने 3 एपिसोड, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप भी समझिए, दूसरों को भी इस पर समझाइए और कोशिश कीजिए कि एक पार्टिसिपेशन हो और एक विल पावर हो कि जिस तरह से लोगों ने काम करके दिखाया है, चेंजेस लाए हैं और बाकी ममालिक में जिनका ज़िक्र डॉक्टर साहब हमारे सामने किए हैं, उन एग्ज़ाम्पल्स को सामने रखते हुए हम ये कोशिश करें कि हम ये अगर क्लेम करते हैं कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसको प्रैक्टिकली हमको शो करके दिखाना होगा। सिर्फ़ हुक्मरान ही नहीं, बल्कि हम सिटिज़न्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे जो हुकूक हैं, उसको हम सभी तक पहुँचाने की हम कोशिश भी करेंगे। तो मैं इसी के साथ में मैं डॉक्टर जावेद आलम का बहुत ही ज़्यादा ममनून मशकूर हूँ कि आपने इफ़हाम के बजट पर एक एक्सप्लेनेटरी सेशंस में 3 सेशंस में आपने पार्टिसिपेट किया और मुझे और हमारे व्यूअर्स के सामने चीज़ों को बहुत ही आसान ज़ुबान में एक्सप्लेन किया और और हमारे सामने एक उम्मीद भी बढ़ती है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। एक इस अप्रोच के साथ आपने हमारे सामने बातें रखी, तो इसीलिए उस हैसियत से बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसी के साथ में हम बजट के इन 3 एपिसोड का इस आखिरी सेशन में इसको यहीं पर इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।